डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ग्रेप्स की सभी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ को देख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेप कल्टीवेशन। तो यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रेप्स, जिसका साइंटिफिक नेम है वाइटस रोटेंडिफोलिया और वाइटस विनिफेरा। तो फ्रेंड्स, जो ये वाइटस विनिफेरा है, यह यूरोपियन ग्रेप है जो कि टू अमेरिकन स्पीसीज वाइटस वुल्पाइना और वाइटस लेब्रुस्का के क्रॉस से निर्मित है। यानी वाइटस विनिफेरा जो है एक नेचुरल हाइब्रिड है। फ्रेंड्स, ग्रेप्स जो है वह टेम्परेट रीजन में डेसिडुअस की तरह बिहेवियर करता है और इसी तरह ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में यह एवरग्रीन की तरह बिहेवियर करता है। और सब जीनस यू वाइटस के अंतर्गत जितने भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड आते हैं वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेप्स की जो फैमिली है वह वाइटेसी है और इसका ओरिजिन प्लेस देखें तो मेडिटेरेनियन रीजन नियर ब्लैक टू कैस्पियन सी इन रसिया जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। इसी तरह कमर्शियल फ्रूट बाय SP सिंह जो बुक है उसके अंदर इसका ओरिजिनल प्लेस जो है आर्मेनिया डिस्ट्रिक्ट नियर द कैस्पियन सी इन USSR दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी आपको ब्लैक सी टू कैस्पियन सी ऑप्शन दिखाई दे वही इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन ग्रेप्स के अंतर्गत आने वाली कल्टीवेटेड इम्पोर्टेंट स्पीसीज है मस्काटीनिया मुनसोनियाना, मस्काडीनिया रोटेंडिफोलिया और मस्काडीनिया पोपेनोय। तो फ्रेंड्स, ग्रेप्स जो है वह डिप्लॉइड स्पीसीज है। इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर वाइटस विनिफेरा में 19 है, वाइटस रोटेंडिफोलिया में यह 20 है। और क्योंकि यह डिप्लॉइड है तो इसमें एक सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है वाइटस विनिफेरा में 38 है, वाइटस रोटेंडिफोलिया में यह 40 है। तो फ्रेंड्स, ये जो विनिफेरा है यह सेल्फ पोलिनेटेड होता है और वाइटस रोटेंडिफोलिया जो है वह क्रॉस पोलिनेटेड है, यानी इसमें परपरागण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में ग्रेप्स का इंट्रोडक्शन जो है ईरान और अफगानिस्तान से आए हुए इन्वेडर्स के द्वारा हुआ। इसी तरह अगर इंडिया में विटीकल्चर के डेवलपमेंट को देखें तो यह सब जो है इसके फाउंडिंग फादर्स के द्वारा ही पॉसिबल हुआ। इसके फाउंडिंग फादर्स हैं सरदार बहादुर लाल सिंह इन नॉर्थ इंडिया और R शंकर पिल्ले इन साउथ इंडिया। तो इन्हीं के प्रयासों से इंडिया में जो विटीकल्चर है वह तेजी से बढ़ा। और अगर हम वैरायटी में देखें तो अनाबे शाही जो वैरायटी है जिसको कि मिस्टर RS पिल्ले के द्वारा नवाब बेकर अली खान 1930 के कलेक्शन में से इन्होंने इसको सेलेक्ट किया था और अनाबे शाही के द्वारा ही इंडिया में जो विटीकल्चर है वह बूस्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, ग्रेप्स जो है वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस रिफ्रेशिंग नॉरिशिंग नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और पूरे वर्ल्ड में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 50% जो कंट्रीब्यूशन है वह ग्रेप्स के कल्टीवेशन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। और इसका ग्रेप का ब्रीडर देखें तो HD ऑल्मो फ्रॉम कैलिफोर्निया जो है इसके ब्रीडर माने जाते हैं। इसी तरह इसकी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्टिविटी देखें तो ग्रेप्स की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्टिविटी इंडिया में हाईएस्ट है जो कि 16.95 टन पर हेक्टेयर है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडिया में ग्रेप्स का इंट्रोडक्शन ईरान और अफगानिस्तान के जो इन्वेडर्स थे उनके द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, इसी तरह विटीकल्चर एक टर्म आती है। तो विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर की खेती करना ही विटीकल्चर है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रूट होता है ग्रेप्स का वह एक मल्टी सीडेड बेरी होती है और इसका एडिबल पोर्शन देखें तो यह पेरिकार्पोल प्लेसेंटा होता है जो कि ये जो फ्रूट है वह टार्टरिक एसिड रिच फ्रूट होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रूट्स में जो मस्कट फ्लेवर और अरोमा होती है वह इसमें पाए जाने वाले मिथाइल एंथ्रालिनेट के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेप्स है उसमें सेपल और पिटल्स के यूनियन हो जाने से कैलिपेट्रा कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल जो ग्रेप है वह एक डेसिडुअस वाइन की तरह है। फ्रेंड्स, ग्रेप्स की जो बेरी होती है वह वैक्स लाइक लेयर अब क्यूटिन से निर्मित होती है, यानी वैक्स लाइक लेयर जो क्यूटिन है उससे कवर्ड होती है। और यह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाइटस विनिफेरा है वह सेल्फ पोलिनेटेड है और वाइटस रोटेंडिफोलिया क्रॉस पोलिनेटेड है। तो वाइटस विनिफेरा में क्लिस्ट्रोगेमी पाई जाती है।
अब देखते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स जो है ओरिजिनली टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, लेकिन यह ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अडेप्ट की जा चुकी है। और जो ग्रेप्स होता है वह विंटर सीजन में रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और अपनी लीव्स की फॉलिंग कर जाता है, और इसके पश्चात फरवरी ऑनवर्ड यानी फरवरी के टाइम इसमें नई लीव्स और फ्लावर्स जो है उनकी एमर्जिंग होती है। अब देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस। तो फ्रेंड्स इसके कल्टीवेशन के लिए वार्म टू हॉट ड्राई समर और कूल रेनी विंटर जो है बेस्ट मानी जाती है। इससे प्रॉपर मैच्योरिटी और राइपनिंग आती है। और नवंबर से जून तक रेनलेस पीरियड जब रहता है तो इसके द्वारा स्वीट क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम हीट रिक्वायरमेंट देखें तो मोस्ट ऑफ द वैरायटीज़ की हीट रिक्वायरमेंट जो है 2900 से लेकर 3600 यूनिट्स तक पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें डिटेरिमेंटल कंडीशन। तो फ्रेंड्स फ्रोस्ट जो है वह इसके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। इसी तरह ह्यूमिड समर जो है इसके कारण फंगल डिजीज़ का अटैक होने की संभावना रहती है। और हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है बेरी फॉर्मेशन के टाइम तो थिक स्किन्ड बेरी फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी जो बेरीज है उनकी जो स्किन है वह मोटी होने लग जाती है। और इसी तरह एक समस्या आ जाती है पिंक पिगमेंटेशन। तो यह जो समस्या है थॉमसन सीडलेस के अंदर पाई जाती है, और यह तब होता है जब डाई यूरिनल डिफरेंस जो है वह मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये डायूरनल डिफरेंस क्या होता है, जब एक ही दिन में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है तो यही डायूरनल डिफरेंस है। और इसके कल्टीवेशन के लिए अगर हम सॉइल देखें तो वेल ड्रेन्ड 1 मीटर डीप रिच लोमी सॉइल जिसका पीएच 6.5 से 7 हो इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो फ्रेंड्स जो ब्लैक सॉइल्स होती है, अगर ब्लैक सॉइल में इसका कल्टीवेशन किया जाता है तो ब्लैक सॉइल में फेरस डेफिशिएंसी जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया के अंदर जून जुलाई में हैवी रेनफॉल और नवंबर से फरवरी में सीवियर विंटर हो जाने के कारण ये जो प्लांट है वह रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और नई ग्रोथ जो है फरवरी में शुरू होती है। लेकिन साउथ इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है जिसके कारण इसका सक्सेसफुल कल्टीवेशन किया जा सकता है और सिंगल ईयर के अंदर एक साथ 2 क्रॉप ली जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है वह भी अलग अलग होती है। नॉर्थ इंडिया में एक बार ही ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है जबकि साउथ इंडिया में 2 बार की जाती है। तो यह सब वहाँ पर पाई जाने वाली क्लाइमेट के कारण है। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ को देखेंगे और वैरायटीज़ में भी हम जो इसके करेक्टर हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स वैरायटी से रिलेटेड जो वीडियो है वो पीछे बन चुका है जहाँ पर हमने सभी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ को उनके करेक्टर के साथ स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ रिमेनिंग वैरायटी है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है कंधारी वैरायटी। कंधारी वैरायटी में गुड कीपिंग क्वालिटी होती है लेकिन इसमें अनइवन राइपनिंग पाई जाती है, यानी एक साथ इसमें फल नहीं पकते हैं। इसी तरह जो मस्कट वैरायटी है वह अर्ली वैरायटी है और इसका पल्प होता है उसमें रोज़ लाइक अरोमा पाई जाती है। इसी तरह जो मस्कट वैरायटी है वह पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के लिए टॉलरेंट होती है। नेक्स्ट वैरायटी आती है पाचा द्राक्षा। पाचा द्राक्षा जो है पाउडर मिल्ड्यू के लिए हाईली ससेप्टेबल है लेकिन यह सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए रेजिस्टेंट होती है और यह वैरायटी जो है तमिलनाडु की ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट की जा चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आती है भारत अर्ली। भारत अर्ली में यूनिफॉर्म राइपनिंग पाई जाती है और यह एंथ्रेक्नोज के लिए रेजिस्टेंट होती है। और नेक्स्ट वैरायटी है अनाबे शाही। तो अनाबे शाही जो है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और फ्रूट रोट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह ये जो वैरायटी है इसके कारण ही इंडिया में जो विटिकल्चर है उसकी बूस्टिंग हुई। अब यहाँ पर हम कुछ वैरायटी को देखेंगे जिनको उनके पर्पज़ के बेस पर क्लासीफाई किया गया है, जैसे टेबल पर्पज़ वैरायटी, रेजिन पर्पज़, वाइन पर्पज़, जूस पर्पज़ और कैनिंग पर्पज़ वैरायटी। तो यहाँ पर कुछ वैरायटी जो है सभी टेबल्स में रिपीट हो रही है तो इनको आप
थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी है जो टेबल पर्पज़ के लिए भी बेस्ट है और रेजिन के लिए भी बेस्ट है, वाइन के लिए भी बेस्ट है, तो इनको भी हम देखेंगे। अगर टेबल पर्पज़ में देखें तो इसमें आने वाली वैरायटी है डिलाइट, गोल्ड, अर्ली मस्कट, परलेट, अनाबे शाही, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। इसी तरह रेजिन के लिए है गोल्ड, थॉमसन सीडलेस, किशमिश बेली। वाइन के लिए हुर, बेंगलोर ब्लू, थॉमसन सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, अर्ली मस्कट, परलेट, अनाबे शाही। इसी तरह जूस के लिए चैम्पियन, ब्यूटी सीडलेस, अर्ली मस्कट। और कैनिंग के लिए देखें तो थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, किशमिश बेली, किशमिश चारने और सीडलेस वाइट। तो यह सभी इंपॉर्टेंट वैरायटीज जो है उनके पर्पज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की गई है। अब देखते हैं प्रोपेगेशन। तो फ्रेंड्स, ग्रेप्स का प्रोपेगेशन जो है 1 ईयर ओल्ड मेच्योर केन से ली गई हार्डवुड कटिंग से किया जाता है। और जो हार्डवुड कटिंग है उसका साइज हमें 20 to 30 सेंटीमीटर लेना है, यानी 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कटिंग हमें प्रूनिंग के टाइम लेनी है, क्योंकि इस समय जो वाइन्स होती है वह डोरमेंट होती है। और कटिंग लेने के पश्चात ये जो कटिंग्स होती है उनको मॉइस्ट सैंड में 1 मंथ तक कैलिसिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके पश्चात इनको नर्सरी में लगाते हैं। तो जो स्प्राउटेड और रूटेड कटिंग्स होती है उनको एंड ऑफ द विंटर या 90 डेज के बाद इनको लिफ्टिंग कर लिया जाता है और मेन फील्ड में लगा दिया जाता है। अब देखते हैं टाइम ऑफ प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स, जो रूटेड कटिंग्स होती है उनको जून, जुलाई और जनवरी, फरवरी में कभी भी लगाया जा सकता है और अनरूटेड जो ग्रेप्स की कटिंग होती है वह अक्टूबर में लगाई जाती है। तो आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग देखें तो यह अक्टूबर है। अब देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मस्कट वैरायटी के लिए डिस्टेंस जो है वह 3x2 मीटर है और इसी तरह अदर वैरायटीज़ के लिए 4x3 मीटर है। और थॉमसन सीडलेस के लिए अगर हमें आइडियल स्पेसिंग देखें तो यह है ट्रेलिस सिस्टम में 1.8x3 मीटर स्क्वायर और बावर सिस्टम में यह 1.8x2.5 मीटर स्क्वायर के डिस्टेंस पर लगाई जाती हैं। अब देखते हैं इरिगेशन। तो फ्रेंड्स, क्रॉप्स में एल्काली हैजार्ड्स को रोकने के लिए सलाइन वाटर जिसमें सोडियम साल्ट ज़्यादा हो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, उसे इरिगेशन के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह जब तक फ्रूट की बेरीज जो है पी साइज अटेंड नहीं कर लेती है तब तक 5 to 7 डेज के इंटरवल पर हमें इरिगेशन करना है और उसके पश्चात जो इरिगेशन इंटरवल अप टू 10 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। और बिफोर हार्वेस्टिंग 25 से 30 दिन पहले हमें क्या करना है कि इरिगेशन है उसको स्टॉप कर देना है। इससे क्या होगा कि बेरी का डिटेरियोरेशन नहीं होगा। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों में ही जो वाइन होती है उसकी एपिकल बड की क्लिपिंग की जाती है और यह जो क्लिपिंग है वह सिस्टम और ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है, यानी अलग अलग सिस्टम में यह अलग अलग होती हैं। तो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कई तरह के हैं, जैसे कि हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, बावर सिस्टम, ट्रेलिस सिस्टम। इन सब का हम एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। तो हेड सिस्टम जो है, हेड सिस्टम में सिंगल शूट को ही अलाउ किया जाता है ग्रोथ करने के लिए और यह जो वीक ग्रोइंग वैरायटीज़ है जिनमें फ्रूटफुल शूट की फॉर्मेशन जो है बेस जो केन है, केन के बेस से ही होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारी टर्म्स आएगी, जैसे कि केन, शूट, स्पर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट सिस्टम आता है निफिन सिस्टम। निफिन सिस्टम को विलियम निफिन के द्वारा 1850 में डेवलप किया गया और इसकी सुटेबल वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, भोखरी और कंधारी। यानी थॉमसन सीडलेस, भोखरी और कंधारी के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? निफिन सिस्टम है। नेक्स्ट मेथड आता है टी ट्रेलिस या टेलीफोन सिस्टम। तो इसे सबसे पहले प्रोफेसर एन गोपाल कृष्णन के द्वारा 1960 में नेचुरल केयर सेंटर एट उरुली कंचन पूना के वाइनयार्ड में डेवलप किया गया और यह जो टेलीफोन सिस्टम है हॉट रीजन के लिए सुटेबल माना गया है। नेक्स्ट सिस्टम आता है आर्बर सिस्टम या परगोला सिस्टम।
तो फ्रेंड्स जो आर्बर या परगोला सिस्टम है इसको ओवरहेड सिस्टम या बाबर सिस्टम भी कहते हैं, और यह हाई यील्डिंग वैरायटी जैसे कि बोखरी, अनाबे शाही, इन सब के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे अनाबे शाही है, SHAHI है। तो बाबर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो है वह मोस्ट वाइडली अडोप्टेड है इंडिया में, क्योंकि इसमें हाई इकोनॉमिक रेशो मिलता है और इस सिस्टम के द्वारा हाईएस्ट मीन बंच वेट और बेरी वेट ऑब्टेन किया जा सकता है। और इसका अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखें तो 1:2.09 इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो है। अब देखते हैं प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स प्रूनिंग करने का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करना और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए सुटेबल साइट को प्रोवाइड करना है। तो फ्रूटिंग हैबिट के बेस पर जो वाइन्स है उनकी प्रूनिंग जो है वरिंग नंबर ऑफ बर्ड्स पर की जाती है, जिसे कि प्रूनिंग इंटेंसिटी कहते हैं। तो प्रूनिंग इंटेंसिटी में अलग अलग नंबर की बर्ड्स पे हमें प्रूनिंग करनी होती है। तो ये जो बेंगलोर ब्लू है, बोखरी है, इसमें लोवेस्ट प्रूनिंग होती है जो कि 3 to 4 बर्ड्स ही होती है। इसी तरह गुलाबी है, इसमें 10 से 12 बर्ड्स तक। और थॉमसन सीडलेस जो है इसमें हाईएस्ट प्रूनिंग की जाती है, यानी 10 से 14 बर्ड्स तक इसमें रिमूव की जाती है। और अनाबे शाही और चीमा साहिबी में यह 5 to 8 बर्ड्स होती हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती है वह फ्रूटफुल बड की फॉर्मेशन जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट्स पे करती है, जैसे कि कुछ जो है बेसल पोर्शन ऑफ केन पे करती है, कुछ मिडिल पार्ट पे करती है, और कुछ जो है एपिकल बड फॉर्मेशन जो है अलग अलग पार्ट्स पे करती है। तो फ्रेंड्स मैं पीछे बता चुकी हूँ कि ग्रेप्स के कल्टीवेशन में शूट, स्पर, केन इस तरह की टर्म्स बहुत आएगी, इन्हीं को हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम शूट। शूट क्या होती है? न्यू लीफी ग्रोथ ऑफ द करंट सीजन ग्रोथ, यानी करंट सीजन ग्रोथ में जो नई लीफी ग्रोथ आती है वही शूट्स कहलाती है। तो यहाँ पर हम प्रूनिंग के साथ साथ इन टर्म्स को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया में जून, जुलाई और सितंबर में हैवी रेनफॉल होती है। तो इस समय क्या होता है कि जो क्रॉप है वह राइपनिंग स्टेज पर होती है और इस रेन हो जाने के कारण इसमें लो प्रोडक्शन होने की संभावना रहती है। तो नॉर्थ इंडिया में जो प्रूनिंग है वह दिसंबर से जनवरी में यानी विंटर सीजन में की जाती है। और विंटर सीजन में प्रूनिंग के टाइम अगर HCN की स्प्रे कर दी जाती है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड की स्प्रे कर दी जाती है, तो इससे बड ब्रेक जो है वह बढ़ जाता है। इसी तरह वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में जो क्रॉप है उसके अंदर रेस्टिंग पीरियड नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वार्म विंटर पाई जाती है। और इसमें जो ग्रेप्स में जो ग्रोथ है वह साल में 2 बार होती है, इसलिए साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में 2 टाइम इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो साउथ इंडिया में अगर इसकी प्रूनिंग देखें तो यह ट्वाइस है। एक तो अप्रैल में की जाती है जिसे कि बैक प्रूनिंग और फाउंडेशन या ग्रोथ प्रूनिंग कहते हैं, और दूसरी प्रूनिंग की जाती है अक्टूबर में जिसे कि फ्रूट और फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो जो फॉरवर्ड प्रूनिंग है इसमें मैच्योर करंट सीजन जो केन्स है उनकी प्रूनिंग की जाती है। तो अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले है केन्स। केन्स क्या होती है? राइपन शूट ऑफ पास्ट सीजन, यानी पिछले सीजन की जो मैच्योर शूट्स होती हैं उन्हें ही हम केन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स कम्पिटिटिव एग्जाम में पर्टिकुलरली अगर जो नेट या JRF का देखते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि केन प्रून्ड वैरायटी कौन सी है, स्पर प्रून्ड वैरायटी कौन सी है। तो यहाँ पर इन वैरायटीज़ को आप प्लीज़ ध्यान से देखना। केन प्रून्ड वैरायटीज जो है इसके एग्जाम्पल है गुलाबी, किशमिश चारनी, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। और इसी तरह एक टर्म आती है स्पर। स्पर क्या होता है? इट इज़ द बेसल पोर्शन ऑफ द केन लेफ्ट आफ्टर प्रूनिंग, यानी केन की प्रूनिंग करने के पश्चात जो बेसल पोर्शन होता है उसे ही हम स्पर कहते हैं। और स्पर प्रून्ड वैरायटीज के एग्जाम्पल है भोकरी, परलाइट, डिलाइट, ब्यूटी सीडलेस, बेंगलोर ब्लू। इसी तरह एक टर्म आती है रिन्यूअल स्पर्स। इन रिन्यूअल स्पर केन आर कट बैक टू 1 to 2 बड टू प्रोड्यूस फ्रूटिंग वुड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो रिन्यूअल स्पर में क्या होता है? जो केन्स होती हैं उनको 1 से 2 बड तक ही कट बैक किया जाता है, जिनसे कि नेक्स्ट ईयर में फ्रूटिंग वुड का प्रोडक्शन किया जा सके। और प्रूनिंग करने के पश्चात 2 टाइम हमको मैन्योर्स की एप्लीकेशन करनी है।
तो फ्रेंड्स ग्रेप्स का कल्टीवेशन में ये जो मैग्नीशियम एलिमेंट है इसकी यूनिवर्सल डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसको ओवर करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट और यूरिया जो है फ्लावरिंग से पहले 2 टाइम फोलियर स्प्रे किया जाता है। अब देखते हैं फ्लावरिंग टाइम। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स में फ्लावरिंग टाइम जो है मार्च अप्रैल में होता है और फ्रूट बड डिफरेंशिएशन जो है वह अप्रैल से मई में होता है। फ्रेंड्स ग्रेप्स के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं। इसमें परफेक्ट पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है और फ्लावर जो है वह करंट सीजन ग्रोथ में लीव्स के एक्सिल में लेटरली बोर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ग्रेप्स में वर्जिन एक टर्म आती है। इसका मतलब होता है इंसेप्शन ऑफ राइपनिंग इन ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स में राइपनिंग का प्रारंभ हो जाना या बेरी का रंग का परिवर्तन हो जाना ही वर्जिन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ग्रेप्स में इमास्कुलेशन की प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए फंक्शनली फीमेल या रिफ्लेक्स स्टेमन कल्टीवर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता चुकी हूँ कि जो वाइटस विनिफेरा है या मोस्ट ऑफ द वैरायटी है वह सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन कुछ वैरायटी जैसे कि हुर, बेंक्योएबैट, केट कुर्गन जो है वह क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटीज है। अब आपने कुछ टर्म्स इसमें सुने होंगे ग्रेप्स में, पार्थेनोकार्पी या स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो यह क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। तो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, सीडलेस वैरायटी डेवलप बेरी थ्रू पार्थेनोकार्पी दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी पार्थेनोकार्पी वह अवस्था है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस जो वैरायटी है उसमें बेरी की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है इसे ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, डिलाइट और परलेट में ऑब्जर्व किया गया है। तो फ्रेंड्स इन वैरायटी में फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाने के कारण इसमें सीडलेस बेरी फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स की अब अगर हम अवेलेबिलिटी देखें तो यह समर में होती है जब मानसून शुरू नहीं हो चुका होता है, यानी मानसून के शुरू होने से पहले हमें मार्केट में ग्रेप्स मिलने शुरू हो जाते हैं और ग्रेप्स जो है समर में मैच्योर हो जाता है जब रेन से शुरू नहीं होती है। तो अगर ग्रेप्स के डेवलपमेंट के टाइम अगर रेन्स हो जाती है तो इसे बरसात हो जाती है तो इसे बेरी क्रैकिंग और रोटिंग की समस्या आ जाती है। अब फ्रेंड्स ग्रेप्स में बेरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं ताकि बेरी का साइज इम्प्रूव किया जा सके, सेट ऑफ बेरी को इम्प्रूव किया जा सके और बेरी मैच्योरेशन को बढ़ाया जा सके या एडवांस बेरी मैच्योरेशन किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन किए जाते हैं, उनको हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग में क्या करते हैं कि जो जिब्रेलिक एसिड है 50 to 75 ppm हाई कंसंट्रेशन में अप्लाई किया जाता है तो इससे जो फल है उनका विरलीकरण हो जाता है। इसी तरह हैंड थिनिंग भी की जाती है। तो फ्रेंड्स पी स्टेज जो आती है उसमें कॉम्पैक्ट बंचेज में 20% बेरीज को हाथ से रिमूव कर दिया जाता है, तो यही हैंड थिनिंग है। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है टॉपिंग। तो फ्रेंड्स टॉपिंग में जो शूट्स होती हैं उनका 10 to 12 सेंटीमीटर जो टर्मिनल पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आती है गार्डलिंग। तो गार्डलिंग में फुल ब्लूम स्टेज पर जो कैन्स होती है या शूट्स होती है उसमें 3 to 6 mm तक की बार्क का रिमूवल किया जाता है, इससे बेरी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसी तरह थायो यूरिया एप्लीकेशन कर देने से ग्रेप्स में 12 to 16% तक बड ब्रस्ट बढ़ जाता है और डोरमेंसी जो है वह टर्मिनेट हो जाती है, यानी डोरमेंसी जो है वह हट जाती है। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन आता है पिंचिंग। तो पिंचिंग में जो सुकुलेंट शूट टिप्स होती है उसमें 3 to 4 सेंटीमीटर तक की शूट टिप को रिमूव किया जाता है, तो ये सी जो लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर है, cm। इसी तरह डोरमिक्स एप्लीकेशन जो है वह अर्ली बड ब्रेक को बढ़ावा देती है। डोरमिक्स क्या है, डोरमिक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रिपल सी यानी क्लोरम क्वाट की एप्लीकेशन करने से
ग्रेप्स में वाइन की जो विगर है वह सुप्रेस हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और इसमें फ्रूटफुल बड की फॉर्मेशन होने लग जाती है। और अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को देखें तो जब जिब्रेलिक एसिड को लो कंसंट्रेशन पे काम में लिया जाता है तो इससे बेरी का साइज इंक्रीज हो जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग जो है ग्रेप्स में मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए, यानी फलों की तुड़ाई के पश्चात उसमें फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए NAA 50 ppm का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स जो ग्रेप्स है उसमें बेरी डेवलपमेंट के टाइम अगर 250 से 500 ppm तक इथेफोन की अगर स्प्रे की जाती है तो यह राइपनिंग भी अच्छी होती है और क्वालिटी रेगुलेशन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स जो है एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग जो है राइपनिंग के बाद ही करनी चाहिए। और अगर हम हार्वेस्टिंग साइन में देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेप्स की बेरीज होती है उसमें वैक्सी लेयर की फॉर्मेशन होने लग जाती है और जूस की रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग जो है 18 से 20 TSS तक चली जाती है। और अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग देखें, यानी तुड़ाई के बाद अगर हैंडलिंग देखें तो इसके लिए कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्सेस जिनकी कैपेसिटी 4 किलोग्राम तक होती है उसे काम में लेना चाहिए। अब देखते हैं स्टोरेज। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स का स्टोरेज जो है बिना स्पॉइलेज के 7 दिन तक रूम टेम्परेचर पर किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज में यह 45 डेज तक हो सकता है, जहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है -2 से -1.5 डिग्री तक होता है। तो फ्रेंड्स कोल्ड स्टोरेज जहां पर 36 से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखा जाता है वहां पर ग्रेप गार्ड की एप्लीकेशन से स्टोरेज लाइफ जो है 60 डेज तक प्रोलॉन्ग की जा सकती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है ये ग्रेप गार्ड क्या है। तो ग्रेप गार्ड जो है यह एक क्राफ्ट पेपर होता है जिसमें कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और प्लास्टिक पॉलीमर से कोटिंग की जाती है। तो ये जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिससे कि सेल्फ लाइफ जो है वह प्रोलॉन्ग होती है ग्रेप्स की। अब देखते हैं रेजिन मेकिंग। रेजिन यानी किशमिश। तो रेजिन जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, यह इंडिया में ही बनाया जाता है। तो रेजिन जो है ड्राइड सीडलेस ग्रेप्स होती है, इसकी फॉर्मेशन करने के लिए जो ग्रेप्स की बेरी होती है उसको सोडा ऑयल कंटेनिंग ओलियट और पोटेशियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और उसके बाद इनकी शेड ड्राइंग की जाती है। तो फ्रेंड्स जो रेजिन होती है उसके अंदर मॉइस्चर जो है बिलो 17% होना चाहिए, इससे ज़्यादा पर इसमें डिटेरियोरेशन हो जाता है। अब देखते हैं ग्रेप्स में पाए जाने वाले इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट। तो इसमें लगने वाले इंसेक्ट हैं थ्रिप्स, नेमेटोड, फ्लिया बीटल, मिलीबग और ग्रेप लीफ रोलर। तो यहाँ पर ये इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। थ्रिप्स जो है इसका साइंटिफिक नेम है सिटोथ्रिप्स डोर्सेलिस और रिफिफियोथ्रिप्स क्लूनेटेट्स। इसी तरह निमेटोड्स है मिलोडोगाइन स्पीसीज, रोटिलेंकस स्पीसीज। फ्लिया बीटल में आता है सेलोडेंटा स्ट्राइगोकोलिस। मिलीबग जो है फेरिजियाना विरगेटा और ग्रे फ्री रोलर है सिलेप्टा ल्यूनालिस। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डिजीज़। तो इसमें लगने वाली डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज। तो फ्रेंड्स जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसका साइंटिफिक नेम है प्लाज्मोपारा विटिकोला अनसिन्यूला नेक्टर। तो फ्रेंड्स ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है यह मेजर डिजीज़ है। इसके सीवियर अटैक के कारण जो ग्रेप्स है उसमें केन डाइबैक की समस्या आ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए सल्फर डस्टिंग का प्रयोग किया जाता है या प्रूनिंग के पश्चात बोर्डेक्स मिक्सचर की एप्लीकेशन की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज़ आती है एंथ्रेक्नोज। तो एंथ्रेक्नोज जो है वह एल्सियोनी एम्प्लीना फंजाई के द्वारा होती है और इसमें क्या होता है एंथ्रेक्नोज में जो पूरा का पूरा प्लांट है वह अफेक्टेड होता है और अफेक्टेड लीव्स के अंदर बर्ड आई स्पॉट फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स यह जो एंथ्रेक्नोज है वह मानसून के टाइम और लो टेम्परेचर की स्थिति में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डिजीज़ आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है एरिसाइफी वाइटी फंजाई के द्वारा होता है और यह जो डाउनी मिल्ड्यू है ज़्यादातर फॉलिज को इफेक्ट करता है।
तो फ्रेंड्स कूल एंड मॉइस्ट वेदर जो है और सेडी सिचुएशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सर 4:4:50 के रेशो में जस्ट आफ्टर प्रूनिंग एप्लीकेशन करना होता है। फ्रेंड्स अब देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पता होना चाहिए डिजीज़ और डिसऑर्डर, ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिजीज़ तो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, यानी फंजाई बैक्टीरिया के कारण जो अबनॉर्मलिटी आती है प्लांट्स के अंदर, वो डिजीज़ है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंस के कारण जो प्लांट में एबनॉर्मेलिटी आती है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ग्रेप्स में पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को देखेंगे। सबसे पहले है कैलिक्स एंड रोट, यह होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण। इसी तरह नेक्स्ट आता है बेरी और ब्लॉसम ड्रॉप, यह होता है इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के कारण। हैन एंड चिकन जो है बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। पिंक बेरी फॉर्मेशन जो है वह सबसे ज़्यादा थॉमसन सीडलेस में होता है और यह हाई टेम्परेचर के कारण होता है। इसी तरह जो शॉर्ट बेरीज़ की प्रॉब्लम है वह परलेट वैरायटीज़ में ज़्यादा है, और यह जो शॉर्ट बेरी की फॉर्मेशन है वह इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए इथेफॉन और सेविन जो ट्रीटमेंट है वह अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने ग्रेप कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।